जरा सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां किसी इंसान के पास असीमित और बेकाबू ताकत हो, वो जो चाहे कर सकता हो, दुनिया का कोई भी नियम तोड़ सकता हो। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी ताकत इंसान को क्रूर तानाशाह बना देती है, लेकिन इतिहास में एक रोमन सम्राट ऐसा भी हुआ जिसने इस असीमित ताकत का इस्तेमाल किसी को कुचलने के लिए नहीं, बल्कि खुद के भीतर एक अटूट मानसिक किला बनाने के लिए किया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मार्कस ऑरेलियस और उनके लचीलेपन यानी रेजिलियंस के विज्ञान को गहराई से समझने जा रहे हैं। इतिहास पर नजर डालें तो एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ कैलिगुला और नीरो जैसे शासक थे जिन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ क्रूरता और विनाश के लिए किया। सच कहूं तो जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो उसका दिमाग खराब होना लगभग तय माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ थे मार्कस ऑरेलियस। उसी निरंकुश सत्ता के बावजूद उन्होंने अनुशासन और दर्शन का मार्ग चुना। यह हमें दिखाता है कि जहां असीमित सत्ता दूसरों को भ्रष्ट कर देती है, वहीं उनके लिए ये मनोवैज्ञानिक महारत हासिल करने का सबसे बड़ा ईंधन बन गई। तो चलिए मानसिक मजबूती के इस सफर को शुरू करते हैं। हम इसे 5 प्रमुख हिस्सों में समझेंगे। पहला, सत्ता, अनुशासन और खुशी। दूसरा, समाज की मान्यता के जाल से बचना। तीसरा, बुरे वक्त की तैयारी। चौथा, जीवन के 4000 हफ्ते। और अंत में बाधाओं को अपनी ताकत बनाना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, सत्ता, अनुशासन और खुशी। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों बाहरी दौलत और रुतबा हमें कभी भी स्थायी खुशी नहीं दे पाते। इसे साबित करने के लिए 1978 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने हेडोनिक ट्रेडमिल नाम की एक बहुत ही कमाल की स्टडी की थी। इसमें लॉटरी जीतने वालों और एक भयानक दुर्घटना के शिकार लोगों की तुलना की गई। शुरुआत में दोनों की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग थीं, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कुछ ही महीनों बाद दोनों समूह खुशी के उसी पुराने स्तर पर वापस आ गए। ये वैज्ञानिक रूप से साबित करता है कि जो बात मार्कस ऑरेलियस 2000 साल पहले ही समझ गए थे कि बाहरी चीजों और भौतिक सुखों के पीछे भागना पूरी तरह से व्यर्थ है, वो 100% सच है। इसी से जुड़ी एक और बात है, जब विश्वासघात और गुस्से की बात आती है तो रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का एक विचार बिल्कुल सटीक बैठता है। वो बताते हैं कि जब कोई दूसरों को नीचा दिखाता है तो वो वास्तव में अपनी ही आंतरिक हार और अपनी कमियों को छिपा रहा होता है। सम्राट मार्कस इस बात को बहुत गहराई से समझते थे। जब दरबार में उनके खिलाफ साजिशें रची जाती थी तो वे जानते थे कि विरोधियों का ये गुस्सा असल में उनकी खुद की असुरक्षा है, और ऐसे लोगों पर अपना गुस्सा जाहिर करना वो बस अपनी ऊर्जा की मूर्खतापूर्ण बर्बादी मानते थे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, समाज की मान्यता यानी वैलिडेशन के जाल से बचना। मानवीय स्वभाव की एक और बहुत बड़ी कमजोरी है हर वक्त दूसरों से तारीफ और मान्यता पाने की भूख। आज के इस सोशल मीडिया वाले दौर का ये दबाव बिल्कुल उन पुराने रोमन दरबारों की खतरनाक राजनीति जैसा ही है। विल स्टोर की किताब द स्टेटस गेम इसे बहुत अच्छे से समझाती है। वो कहते हैं कि इंसान जैविक रूप से यानी बायोलॉजिकली ही कुछ इस तरह बना है कि उसे हमेशा समाज में अपनी अहमियत साबित करने की दीवानगी रहती है। लेकिन सोचिए, क्या हर वक्त बाहरी तालियों की तलाश करना ऐसा नहीं है जैसे हमने अपने खुद के मन का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से अजनबियों के हाथों में सौंप दिया हो? ये हमारी मानसिक शांति के लिए बहुत खतरनाक है। इसे एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझते हैं। एक बाज आसमान में इतनी ऊंची उड़ान इसलिए नहीं भरता क्योंकि उसे नीचे खड़े लोगों से तालियां चाहिए होती है। वो इसलिए उड़ता है क्योंकि यही उसकी फितरत है, उसकी प्रकृति है। बिल्कुल इसी तरह एक इंसान का असली उद्देश्य सिर्फ बाहरी प्रशंसा बटोरना नहीं है, बल्कि अपनी सबसे बड़ी और सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, सबसे बुरे वक्त के लिए खुद को तैयार करना। मार्कस ऑरेलियस का समय कोई आसान समय नहीं था। उस दौर में एंटोनियन प्लेग नाम की एक भयंकर महामारी आई थी जिसमें लाखों लोग मारे गए और साथ ही सीमाओं पर लगातार युद्ध चल रहे थे। इतने विनाश के बीच भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने का उनका रहस्य क्या था? उनका रहस्य था प्रीमेडिटेशो मेलोरम। ये जानबूझकर सबसे खराब स्थिति की कल्पना करने का एक प्राचीन स्टोइक अभ्यास है। अचानक होने वाले विनाश या धोखे का पहले से ही दिमाग में अभ्यास करने से इंसान अपने डर के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक ढाल बना लेता है। इससे होता यह है कि हमारी चिंता और घबराहट एक ऐसी तैयारी में बदल जाती है जिस पर हम वास्तव में काम कर सकते हैं। और यही अभ्यास हमें कंट्रोल के बंटवारे यानी डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल तक ले जाता है।
दुनिया को दो बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में बांटना बेहद जरूरी है। पहली श्रेणी वो चीजें जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म। और दूसरी श्रेणी जिन पर हमारा कोई बस नहीं है, जैसे कि अर्थव्यवस्था, मौसम और दूसरे लोगों की राय। जो चीजें हमारे प्रभाव से बिल्कुल बाहर हैं, उनके लिए परेशान होना अपना वक्त और ऊर्जा बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्कस ऑरेलियस ने इस नियम को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुख पर भी लागू किया। उनका अपना सगा बेटा कोमोडस एक बहुत ही क्रूर और घमंडी इंसान निकला। मार्कस ने उसे बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में उन्हें यह स्वीकार करना ही पड़ा कि हम इंसान केवल बीज बो सकते हैं, पेड़ पर फल लगने के लिए उसे मजबूर नहीं कर सकते। किसी दूसरे इंसान के स्वभाव को बदलना हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं है। अब हम पहुंचते हैं चौथे हिस्से पर, जीवन के 4000 हफ्ते। सम्राट मार्कस ऑरेलियस हमेशा मृत्यु के विचार को अपने मन में रखते थे ताकि वे जमीन से जुड़े रहें। लेखक ओलिवर बर्कमैन का एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा डरावना गणित है। वो बताते हैं कि 80 साल का एक औसत मानव जीवन असल में केवल 4000 हफ्तों का होता है। बस 4000 हफ्ते। जब हम अपनी जिंदगी को इतने छोटे पैमाने पर देखते हैं ना, तो लोगों की वो छोटी मोटी शिकायतें और फालतू की राय पूरी तरह से बेमानी लगने लगती हैं। ये आंकड़ा हमें झकझोर कर याद दिलाता है कि हमारा समय कितनी तेजी से रेत की तरह फिसल रहा है। और अब इस चर्चा का हमारा अंतिम और 5वां हिस्सा, बाधाओं को ही अपनी ताकत बनाना। एक मजबूत स्टोइक दिमाग केवल कठिनाइयों को बर्दाश्त ही नहीं करता, बल्कि वो अमोर फाती के सिद्धांत को अपनाता है। अमोर फाती का मतलब है अपने भाग्य से प्रेम करना। जीवन में जो कुछ भी होता है, यहाँ तक कि जो सबसे दर्दनाक पल होते हैं, उन्हें भी जरूरी मानकर गले लगाना। यह खुद को एक बेबस पीड़ित मानने से लेकर एक योद्धा बनने तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली मानसिक बदलाव है। रायन हॉलिडे अपनी किताब द ऑब्स्टिकल इज द वे में मार्कस के इसी मूल मंत्र को बहुत शानदार तरीके से समझाते हैं। वो लिखते हैं, जो रुकावट हमारे रास्ते में खड़ी है, असल में वही हमारा रास्ता बन जाती है। मतलब जीवन में मिलने वाले धोखे, हार या दर्द से टूट जाने के बजाय हम जानबूझकर उन्हें अपने आगे बढ़ने की सीढ़ी बना सकते हैं। जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक कमजोर मोमबत्ती को हवा का एक हल्का सा झोंका भी आसानी से बुझा देता है ना? लेकिन एक दहकती हुई आग में आप जो कुछ भी डालते हैं, वो उसे जलाकर अपना ही ईंधन बना लेती है और भी ज्यादा भड़क उठती है। हम इंसानों के दिमाग को भी बिल्कुल उसी आग की तरह होना चाहिए, जो जीवन की हर कठिनाई को निगल ले और उसे अपनी मनोवैज्ञानिक मजबूती का ईंधन बना दे। और यकीन मानिए, ये केवल किताबी बातें नहीं हैं, ये सिद्धांत सदियों से हमारे इतिहास में जीवित रहे हैं। प्राचीन रोम में मार्कस ऑरेलियस से लेकर 1770 के दशक में जॉर्ज वॉशिंगटन तक, रॉबिन आइलैंड की जेल में 27 साल बिताने वाले नेल्सन मंडेला से लेकर 7 साल तक युद्धबंदी के रूप में भयंकर यातनाएं सहने वाले एडमिरल जेम्स स्टॉकटेल तक, इन सभी महान हस्तियों ने इसी दर्शन का उपयोग करके न सिर्फ अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा, बल्कि इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो आज की इस चर्चा के अंत में सबसे बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, वो ये है, जब जीवन का तूफान हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा, तो क्या हमारा दिमाग एक मजबूत किला साबित होगा? मुश्किलों से टकराने और बाउंस बैक करने की यह शानदार क्षमता हम सभी के भीतर मौजूद है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी इस असीम मानसिक शक्ति को कैसे और कब अपनाते हैं।